जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 22 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, तो आप इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और ये देखिए, ये हैं आज के टॉपिक जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोग के कमेंट्स जो है वो देख लेता हूं। तो श्रेया तिवारी, ईशा ठाकुर, प्रीति मिश्रा, वेरी गुड, आपके कमेंट्स आए। गोल्डी एलेक्स का कमेंट है। कुलदीप चौहान ने कमेंट लिखा है। अच्छा, ठीक है। तो देखो यार, मैं आप लोग को एक चीज जो है बताना चाहूंगा। जो इंटॉक्सिकेंट्स के लिए हम जो है वो इस एज में एडिक्ट हो जाते हैं ना, तो अभी ट्राई करो यार, इस एडिक्शन को जो है वो डिले कर दो। मैं उसका आपको सबसे बड़ा रीजन बताऊं। देखो, यू नो इट वेरी वेल कि ये सब जो एडिक्शंस होते हैं, स्मोकिंग करना, लिकर वगैरह, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है इनको जो है वो छोड़ना। और मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो क्या होता है। आप चीजें भूलने लगते हो। आप खुद ब खुद ऑब्जर्व करना जो इन एक्टिविटीज में है। तो ये इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं ना, ये हमारे मेमोरी सेल्स को जो है वो डैमेज कर देते हैं। तो इसको अवॉइड करो, डिले करो एटलीस्ट आपके सिलेक्शन तक। उसके बाद फिर आपकी चॉइस है। देखो, मैं किसी को ज्यादा ज्ञान जो है वो देता नहीं हूँ। उसका रीजन जो है वो ये है क्योंकि मैं खुद जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व था बहुत बुरी तरह से। मतलब मैं आपको लिटरली बताता हूँ, अगर स्मोकिंग की बात करें तो आई यूज टू स्मोक अराउंड 50-60 सिगरेट्स अ डे। मैं चेन स्मोकर हुआ करता था। और छोड़ना है अगर किसी को, तो मैं अपना एक आपको एग्जांपल देता हूँ सबसे बड़ा। विल पावर सबसे बड़ी चीज होती है यार। मैंने अपने आप को 2 महीने के लिए घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैंने ब्लॉक कर दिया था अपने आप को कि भाई चाहे कुछ हो जाए मैं निकलूंगा ही नहीं। तो अगर आप ये आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप ये कर सकें, और अगर पॉसिबल नहीं है, चलो आप जॉब वगैरह पे जाते हो, बाहर निकलते हो, तो ऐसी जगह पर रुकना बंद कर दो जहां से आप सिगरेट्स प्रोक्योर करते हो। क्योंकि ये जो चीज होती है ना, ये हमारी हैबिट बन जाती है कि भाई रेगुलरली उस जगह पर जाना, वहां से परचेज करना, राइट, वहां खड़े होकर स्मोक करना, दो चार लोग वहां उस टाइप के, उनसे मिलना। तो अवॉइड करो ऐसे लोगों से मिलना जो स्मोकिंग करते हैं। क्योंकि सिर्फ 2 या 3 महीने का टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड में आप कंप्लीटली इस चीज को छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद फिर कोई भी आपको फोर्स करेगा तो आप मतलब एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज को, खुद बोल दोगे कि नहीं यार मुझे नहीं पीना। राइट, बट अभी इनिशियल छोड़ने वाले फेज में मैं बता रहा हूँ, लिटरली 15-20 दिन के लिए तो आपकी हालत होने वाली खराब। सोचोगे कि कहीं से मिल जाए यार, एक कशी मिल जाए। राइट। तो क्योंकि ये कमेंट मेरे पास आया है तो इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। और ये सब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि छोड़ नहीं पाते। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है छोड़ना। मैं चेन स्मोकर था। मैं मतलब अल्कोहलिज्म मेरे लिए इतना ज्यादा हो गया था, यानी कि अभी बीच में मेरा एक वैराग्य पीरियड था, शायद मैंने आप लोग को डिस्कस भी किया होगा, बताया होगा। तो उस पीरियड में मैं मतलब ये मान के चलो कि बहुत अल्कोहलिक हो गया था, बहुत स्मोकिंग वगैरह इन सब इंटॉक्सिकेंट एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व हो गया था। बट आई लेफ्ट ईच एंड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि विल पावर की मदद से बस। और हाँ, विल पावर प्लस साथ साथ आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे अवॉइड करो जाना। अगर एकदम ज्यादा लत लग रही है तो दूध पी लो गरम गरम। राइट। और भी बहुत सारी चीज होती है, ये सब निकोटेक्स और ये सब गोलियां मत खाना, ये बहुत बेकार होती है। मैंने खाई थी, बहुत वॉमिट करी है मैंने। कोई मतलब नहीं होती, ये अपनी बॉडी के अंदर वो निकोटीन की मात्रा को इतनी ज्यादा हाई कर देती है कि इंसान बेचैन होने लगता है। तो वो सब हरकतों में मत जाना। अपना विल पावर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वही काम करेगा आपके लिए। बस अपने आप को सोच लो कि भाई मुझे निकलना नहीं है, मुझे ऐसे लोगों से नहीं मिलना कि जो स्मोक करते हैं, और जहां से आप निकल रहे हो तो उस जगह को देखना बंद करो। राइट, कि जहां पे आप रुकते हो स्मोकिंग, सीधे तुरंत घर पे आ जाओ। देखो, सबसे बेस्ट तरीका होता है फैमिली मेंबर्स के साथ रहना। राइट, अगर आप फैमिली मेंबर के साथ रह सको तो ऑब्वियस बात है कि उनके सामने तो आप पी नहीं पाओगे। राइट। तो उनके साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड करो। अच्छा खाओ पियो। वही पैसा जो है वो खर्च कर दो किसी अच्छी चीज पे, खाने पीने की चीज पे। राइट, तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो फिर आप करोगे नहीं। मैंने तो अपने आप को लॉक कर लिया था अपने घर में। मैं निकलता नहीं था भाई, क्योंकि काम करता था और बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। कभी निकलता था तो फटाक से तुरंत अपना काम निपटाया, वापस आ गए। उस जगह पे रुकना ही नहीं है जिस जगह पे खड़े होकर प्रोक्योर किया जाता है, खरीदा जाता है सिगरेट वगैरह। तो करना ही नहीं है। तो मैं तो बहुत बुरे उसमें था यार, जोन में। मतलब चेन स्मोकिंग टाइप की वो सिनेरियो था, और लगता था कि कभी छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सोचता था कि छोड़ नहीं पाऊंगा। बट मैंने सोचा कि नहीं भाई, मुझे अब नहीं करना, तो मतलब नहीं करना, तो बंद कर दिया। तो आप खुद इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। और आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप दूर रहो इन सब चीजों से भाई।
ये सब चीजें आपके लिए जो है वो बर्बादी का कारण बनेगी। जब आपको पता है कि आपके करियर को आपसे जो है वो छीन लेंगी ये सब चीजें, तो अब ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास ऑप्शन है ये चूज करना कि आपके लिए करियर बड़ा है कि ये सब थोड़ी देर का एंजॉयमेंट, या लाइफ टाइम वो करियर चाहिए या एंजॉयमेंट चाहिए। तो वो फिर आप डिसाइड करो। अभी मेन प्रायोरिटी आपको अपना करियर बनाना है, तो ये चीज छोड़ दो। अपने माइंड को बोलो ना कि भाई मैं पहले एग्जामिनेशन निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं अपने एंजॉयमेंट्स को देखूंगा। तो फोकस ऑन योर करियर रेदर देन दीज काइंड ऑफ एंजॉयमेंट्स। ठीक है, समझ गए मेरे ख्याल से जिनको बताया मैंने। गोल्डी वेरी गुड। शगुन सिंह बहुत बढ़िया, आंसर्स ऐसे ही लिखते रहो। आयुषी सिंह आंसर्स लिखते रहो, बहुत बढ़िया यार। दिव्या आप भी आंसर लिखना जो है वो शुरू करो। आयुष गुप्ता बहुत बढ़िया। समीर बाथम समीर भटनागर सॉरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, और पेन और पेपर लेकर सभी लोग बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इस टॉपिक के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करनी है। तो चलो बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय श्री महाकाल। स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक के बारे में। सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक से रिलेटेड ये टॉपिक है। दिल्ली में फरवरी 2025 में एक 4.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, शायद आप लोग को पता हो, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। जिसका एपी सेंटर जो था वो धौला कुआं था। और ये भूकंप काफी यूजुअल था, क्योंकि आमतौर पर जो झटके दिल्ली में फील होते हैं वो हिमालय या अफगानिस्तान जैसे दूर के सेस्मिक जोन से आते हैं। लेकिन ये भूकंप शहर के अंदर ही जनरेट हुआ था। ये भूकंप सिर्फ 5 किलोमीटर की शैलो डेप्थ पे था, इसलिए जमीन और सरफेस पे इंटेंस शेकिंग फील हुई और लोग काफी डर गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने इसके लिए हाइड्रो फ्रैक्चरिंग और नॉर्मल फॉल्टिंग को मेजर कॉज आइडेंटिफाई करके बताया है कि इस पूरी घटना का, इस भूकंप का मेजर जो कारण है वो है हाइड्रो फ्रैक्चरिंग और नॉर्मल फॉल्टिंग। राइट, जो दिल्ली की सेस्मिक वल्नरेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क, सवाल जो है वो उठाती है। तो अभी लिखने की इसके बारे में जो है वो उतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं है। जो चीज लिखने वाली होगी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको समझना कुछ चीजों के बारे में जरूरी है। तो और वैसे भी ये टॉपिक जो है वो आपका जीएस पेपर 1 के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर जो है वो आता है। जो हमारे जो पेड ग्रुप्स है उसके अंदर पूरा टॉपिक डिटेल में कवर कराया जाता है। तो करंट अफेयर्स में अलग से ही आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना लिखें तो ज्यादा बेटर है। राइट, क्योंकि डबल डबल नोट्स बनाकर फालतू में मतलब मैं आपका काम बढ़ाना नहीं चाहता। तो ये सब टॉपिक जनरल स्टडीज में कवर हो ही जाते हैं। अब आप चीजों को सिर्फ ध्यान से सुनो। तो दिल्ली को इंडिया के अर्थक्वेक हजार्ड मैप में जोन 4 में क्लासिफाई किया गया है। आज आपका एक टास्क है, अर्थक्वेक के जितने भी जोन्स हैं 2 3 4 5 6, तो वो जो है 2 3 4 5 आई थिंक, है ना, तो उसको जो है आप बहुत अच्छे से जो है वो याद कर लो आज के आज। और जो हाई सेस्मिक रिस्क को दिखाता है ये जोन MSK 8 इंटेंसिटी के भूकंप से काफी प्रभावित हो सकता है, जिससे बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। और जोन 5 में MSK 9 इंटेंसिटी के भूकंप हो सकते हैं, जो इंडिया का सबसे सेंसिटिव रीजन है। तो अलग अलग प्रकार के अर्थक्वेक हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। ये टाइप्स है, जैसे कि शैलो अर्थक्वेक 0 से 70 किलोमीटर के बीच में होता है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक 70 से 300 किलोमीटर के बीच में आता है। और डीप अर्थक्वेक 300 से लेकर 700 किलोमीटर के बीच में आता है, यानी कि ये धरती के नीचे होने वाले अर्थक्वेक की यहाँ पर बात की जा रही है। और आपको ऑलरेडी पता है कि धरती के नीचे जो अर्थक्वेक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है वो फोकस होता है, पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक आता है। अच्छा, उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। और फोकस के जस्ट नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, और वो कहां पर होता है, ये दोनों बताओ। अर्थक्वेक का झटका जो है वो सबसे पहले किस पॉइंट पे पड़ेगा, सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, और उस पॉइंट का नाम क्या है, और वो कहां पर होता है फोकस से। ये क्वेश्चन के बारे में बताओ आप। ध्यान से अगर अर्थक्वेक के चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो दिल्ली का रीसेंट अर्थक्वेक की गहराई जो थी वो 5 किलोमीटर थी, इसलिए ज्यादा सरफेस पे झटके जो है वो फील हुए। तो अभी इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो हाइड्रो फ्रैक्चरिंग का कारण बताया गया है ना। तो ये इस प्रोसेस में जो अंडरग्राउंड वाटर चैनल जो होते हैं ना, यानी कि जमीन के नीचे जो पानी जो बहता है, राइट, और एक्यूफायर रॉक फॉर्मेशंस को इरोड करते हैं। अब जमीन के नीचे अंडरग्राउंड पानी बहेगा, तो आपको पता है कि एक पानी की प्रॉपर्टी, जब पानी फ्लो करता है तो अपने आसपास की पत्थर को, चट्टानों को जो है वो घिसता हुआ जाता है, इरोड करता हुआ जाता है। तो वो उसको कमजोर करेगा, है ना। तो ये रीजन जियोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण मिलियंस ऑफ ईयर पहले फोल्डेड रॉक लेयर का बेसिकली पार्ट था, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट, राइट।
तो ये दो चीजें, एक तो हाइड्रो फ्रैक्चरिंग और ये फोल्ड बेल्ट, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट। तो ये दोनों चीज इसके कारण बन गए। तो पहला कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हाइड्रो फ्रैक्चरिंग का रोल, जिसमें जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर जो है वो पत्थर को कमजोर कर रहा है, और इतना कमजोर कर रहा है कि वो वहां से धसेंगे, और धसेंगे तो ऑब्वियसली बात है, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर गिरेगा तो झटका तो फील होगा ही, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है ना। फिर इसके अलावा दूसरा ये अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट जो मैंने भी आपको बताया, कि ये क्षेत्र में भी मतलब मिलियन साल पहले यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था कि फोल्ड जो है वो क्रिएट हुए थे, और ये जब आपस में टकराते हैं, घिसते हैं, तो इसके कारण से अर्थक्वेक होता है, और ये वाइब्रेशंस हम लोग को जो है वो फील होते हैं। बस ये दो चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है। अब हिमालयन अर्थक्वेक और दिल्ली में आने वाले अर्थक्वेक के बीच का डिफरेंस क्या है? तो हिमालयन अर्थक्वेक मोस्टली इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण जो है वो होती है, यस, या सबडक्शन की वजह से जो है वो होती है, ये बात आप पढ़ते ही होंगे, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप होता है। और दिल्ली में भूकंप लोकल जियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से होते हैं, जो यूजुअली लेस फ्रीक्वेंट और लेस इंटेंस होते हैं। तो ज्यादा खतरनाक भूकंप जो है वो हिमालय का। बट देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, भूकंप कितना खतरनाक है कितना नहीं है, वो मर्केली स्केल पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। मतलब वो एक ऐसी स्केल होती है कि जिसमें बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर जब डैमेज होते हैं तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, डैमेजेस को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। अब कई लोगों ने भूकंप के दौरान एक अजीब सी आवाज सुनी, जिसके बारे में काफी बातचीत जो है वो चल रही है, कई कई बार र्यूमर्स भी जो है वो उड़ रहे हैं, है ना। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1720 में हमें देखने को मिला था कि जब एक मेजर अर्थक्वेक जो आया था, राइट, दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली की हिस्ट्री की बात करें तो उस समय भी इस प्रकार की चीजें फील हुई थी। तो हल्की भूकंप लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, जो आमतौर पर सुनाई नहीं देती। तो ये साउंड बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स में वाइब्रेशन की वजह से हो सकती है। तो दिल्ली के अंदर जो आवाज आई थी, वो बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब वाइब्रेशन हुए तो ये उसकी आवाज हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो ये चीज भी जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इवन अगर मैं आपको दिल्ली की हिस्ट्री में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1720 में एक अर्थक्वेक आया था, 1803 में एक अर्थक्वेक ने कुतुब मीनार को डैमेज कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये उत्तराखंड में आया था अर्थक्वेक। और अगर मेन सेंट्रल फॉल्ट एमसीएफ के अलोंग 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यमुना का एलुवियल प्लेन जो दिल्ली में है, वो हार्ड रॉक फॉर्मेशन की तरह सेस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए डैमेज का रिस्क दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ खास लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आज आप अर्थक्वेक के टॉपिक को अच्छे से अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक के अंदर कवर कर लो, और इस टॉपिक के अंदर आपको ये समझ में आ गया कि दिल्ली का अर्थक्वेक जो है वो बेसिकली हाइड्रो फ्रैक्चरिंग के कारण, और दिल्ली के नजदीक में जो ये हम लोग को अरावली माउंटेन्स जो देखने को मिलते हैं, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट, है ना, तो इनके कारण हम लोग को देखने को मिला कि स्ट्रेस क्रिएट होता है, और फिर अर्थक्वेक जो है वो दिल्ली में आते हैं। क्लियर? तो ये चीज प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक का चैप्टर, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में बेसिकली आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जीएस पेपर 3 के साथ रिलेट करते हुए। क्लियर हो गया यार टॉपिक, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट में मॉब लिंचिंग समझते हो, भीड़ के द्वारा लोगों को मार दिया जाता है, अभी घटना हुई थी ना कि एक भीड़ ने जो है वो एक व्यक्ति को जो है वो इसलिए मार दिया क्योंकि उसके ऊपर शक था, उस व्यक्ति के ऊपर, कि वो जो है वो गाय की तस्करी कर रहा है, स्मगलिंग वगैरह कर रहा है। तो मॉब लिंचिंग गाइस बहुत ही खतरनाक चीज होती है, एक कलेक्टिव वायलेंस का एक्ट होता है, जिसमें एक ग्रुप अपने मतलब किसी को टारगेट करके, किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके इलीगल तरीके से उसको पनिश कर देते हैं। ये केस अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर्स के आधार पर होता है। ऐसी 4-5 साल पुरानी एक और खतरनाक घटना थी, एक बच्चे को मार दिया था। बच्चा होता है कि लड़का था, 18 साल से कम की उम्र का था, उसकी फोटो वायरल हो गई थी व्हाट्सएप पे कि ये बच्चा चुराने वाला लड़का है, यानी कि दोस्तों ने मजे ले लिए थे उसके, यानी कि फोटो के नीचे लिख दिया कि सतर्क रहें, सावधान रहें। अब देखो किसी की मस्ती जो है वो किसी की जान ले गई। होता है अक्सर, हम लोग जो है वो बचपने में दोस्ती यारी में जो है वो इस प्रकार की हरकतें कई बार कर देते हैं, कि दोस्त की फोटो के नीचे एडिटिंग करके लिख दिया कि सतर्क रहें इस खतरनाक दरिंदे से जो बच्चों को जो है वो उठा लेता है, ऐसे करके लिख लेते हैं ना मस्ती मजाक में, कई बार लोग कर देते हैं ऐसी एडिटिंग। तो उस बच्चे की जान चली गई, 18 साल से कम की उम्र का वो बच्चा था, 3-4 साल पुरानी घटना थी है।
एक गांव के पास से निकल रहा था, तो गांव की भीड़ ने उसको आइडेंटिफाई किया फोटो देखकर कि अरे ये तो वही है बच्चा पकड़ने वाला, और उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया और उसकी मौत हो गई। तो ये चीज है। तो मॉब लिंचिंग बड़ी खतरनाक चीज है। और काउ विजिलेंटिज्म के बारे में बात करें, तो ये गाय की रक्षा के नाम पर वॉयलेंस इसमें होता है। काउ विजिलेंटिज्म ये टर्म अगर आएगा ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि गाय की रक्षा के कारण होने वाले वॉयलेंस। तो अभी जो घटना हम लोग को जो है वो देखने को मिली, तो काउ विजिलेंटिज्म और मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम का जजमेंट आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो उन्होंने ऐसे केसेस में कंपनसेशन और मॉनिटरिंग के लिए एक नेशन वाइड, यानी कि पूरी कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म डायरेक्शंस देने से मना कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरी कंट्री के लिए ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट अपने क्षेत्र अधिकार के अंडर मॉब लिंचिंग और काउ विजिलेंटिज्म केसेस को हैंडल करे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो तहसीन पूना वाला गाइडलाइंस बनाई थी, उनको फिर से दोहराया, जो अब भी आर्टिकल 141 के तहत हर स्टेट के लिए बाइंडिंग है कि हर स्टेट को फॉलो करना है। तो अभी रुको, जो मेन काम की चीज है वो अब मैं लिखवाऊंगा आपको, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। तो हमने मॉब लिंचिंग क्या होती है, काउ विजिलेंटिज्म क्या होता है, ये आपने समझ लिया, है ना। अब कारण क्या होते हैं इस प्रकार के लिंचिंग के, मॉब लिंचिंग के। देखो यार, आपको ऑलरेडी पता है कई बार कल्चरल, रिलीजियस या ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के नाम पर अटैक्स किए जाते हैं। जैसे इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिजेस में हत्या कर दी जाती है कपल्स की, या स्पेसिफिक फूड हैबिट्स को टारगेट किया जाता है कि अरे तुम नॉनवेज खा रहे हो, तुमने नॉनवेज कैसे खा लिया, नॉनवेज कैसे पका लिया हमारी कॉलोनी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर है। इसमें भी लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। और इतना ज्यादा केस बढ़ जाता है कि सामने वाले की जान तक चली जाती है। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज का स्प्रेड होना मॉब वायलेंस को बढ़ावा देता है। पॉलिटिकल इश्यूज जैसे कि रिसोर्स की इनइक्वालिटी या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी मॉब वायलेंस का कारण बन सकता है, कि गरीबों का अमीरों के प्रति जो है वो गुस्सा, ऐसी चीजें, है ना। कई बार पॉलिटिकल एजेंडास के लिए भी इन्हें एक्सप्लॉइट जो है वो किया जाता है, जानबूझकर जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर जो है वो चीजें बनाई जाती हैं, फेक चीजें, मिस इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है। रिलीजियस और एथनिक डिवीजन जो ऑलरेडी सोसाइटी में है, वो मॉब लिंचिंग इंसिडेंट को ट्रिगर करते हैं। आपस में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है ना, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करके मॉब लिंचिंग का कारण बन जाते हैं। फिर एक और चीज हम लोग को देखने को मिलती है, आ, कई बार कुछ लोग अपनी खुद के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बना लेते हैं। जैसे हमारे लिए, जैसे सोसाइटी है एक, कि भाई सोसाइटी के अंदर आपको ये सब नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खा सकते आप, तेज आवाज में गाने नहीं बजा सकते आप, है ना। ऐसे कई बार ऐसा होता है कुछ सोसाइटी के अंदर, जैसे कि रेंट पे आप अगर एज अ बैचलर के तौर पर वहां पर जा रहे हो किसी सोसाइटी के अंदर, तो बहुत बुरी तरह से आपको टारगेट जो है वो किया जाता है। एक बार मेरे साथ हुआ था, मतलब ऐसी कोई घटना नहीं होती कोई सीरियस, बिकॉज अपन खुद टेढ़े आदमी हैं, तो हमसे कोई टेढ़ा ज्यादा चल नहीं सकता। तो ऐसे ही हुआ था कि जब मैं नया नया शिफ्ट हुआ था, तो वो थोड़े मतलब उस मेरी जो बिल्डिंग थे उसके पूरे मतलब अंकल वगैरह लोग जो थे वो मेरे घर रूम में आ गए थे। मतलब मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन की बात थी। तो रूम में आए हुए थे, तो मुझे गाइडलाइंस दे रहे थे कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उनने एक दो गाइडलाइन बोली, तो मैंने उनको बोला कि देखिए मैं रेंट जो है वो प्रोवाइड देता हूँ अपने लैंडलॉर्ड को, आप उनसे बात करिएगा, गाइडलाइन मैं उनसे ले लूंगा, और जितनी बात करनी थी मैंने कर ली, नाउ यू कैन गेट आउट, गेट आउट। तो उन्होंने बोला बड़ा बदतमीज लड़का है। तो देखो, द पॉइंट इज दैट मैं आप लोग को भी बताना चाह रहा हूं, अगर आपके इंटरेस्ट पर कोई दखल अंदाजी दे, मैं उस समय किसी पर्पस के लिए दिल्ली में था, कुछ काम के लिए था, कुछ चीजों में इन्वॉल्व था, और उस बीच अगर मुझे कोई इंटरफियर करेगा तो वो मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। अब कोई मुझे बदतमीज बोले तो मैं बदतमीज, ठीक। और यही चीज एक क्वालिटी होती है एक ब्यूरोक्रेट की। आम आदमी क्या बोलता है, आम आदमी मॉरल वैल्यूज के चक्कर में अपनी धज्जियां उड़ा देता है। मॉरल वैल्यूज रखो भाई, रिस्पेक्ट करो, बट कोई अननेसेसरली आपको इंटरफियर करे जो चीज आपने करी नहीं है, राइट। तो जब आप करो तब समझ में आए कि हाँ यार आप गलती जो है वो कर रहे हो। और मैंने उनको बहुत कायदे में पहले बोला था कि मैंने कहा नहीं देखिए, मैं यहाँ पे इस पर्पस के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, और आई आई नो कि मेरे राइट्स जो है वो क्या है, और मैं उस अकॉर्डिंग चलूंगा, यहाँ पर किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो डरती है ना सोसाइटी, डरती है कि कोई बैचलर लड़का आया है, कोई इश्यूज क्रिएट ना करे, है ना। होता है, ठीक है, सोसाइटी ने अपनी तरफ से, बिल्डिंग के लोगों ने अपनी तरफ से सही चीज करी कि हाँ चलो, बट उनका तरीका गलत था।
भाई जनरली मैं बाहर निकलता था, मुझसे जनरली बातचीत में बोल देते कि यार देखना यार ऐसी चीजें मत करना, वैसे तुम समझदार हो, एक तरीका होता है बोलने का। उन्होंने मुझे मुझसे क्या बदतमीजी में बात करी, तो वो बदतमीजी मुझे फिर पसंद नहीं है। और बदतमीजी किसी को भी पसंद होती नहीं है, सुनना ही नहीं चाहिए। और मैं ऐसा हूं भाई कि मैं सबके साथ वैसा बिहेव करता हूं जैसा लोग मेरे साथ बिहेव करें। तो इसलिए मैं बहुत क्लियर कट रहता हूं कि भाई बात उतनी करो जितनी रिक्वायर्ड है, फालतू अननेसेसरली इमोशनल चीजों में ना घुसो, ना किसी और को घुसने दो। तो दैट इज द रूल। एनीवेज, तो ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आपको भी फॉलो करनी है, क्योंकि फॉलो करोगे तभी ये समाज की फालतू की चीजों से जो है बचोगे। अब लिखो चीजें काम की। भारतीय न्याय न्याय संहिता 2023 लिखो ये। सेक्शन 103 क्लॉज 2, इसमें मॉब लिंचिंग को मर्डर के रूप में डिफाइन किया गया है, जो एक ग्रुप द्वारा किया जाता है, और इसके लिए आजीवन कारावास या डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है। लिख लो। फिर इसका सेक्शन 117 क्लॉज 4, इसमें अगर किसी को आपने बहुत बुरी तरह से मार दिया, बेरहमी से मारा, उसको नुकसान पहुंचाया, हर्ट किया, ग्रेवियसली हर्ट किया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी कार्रवाई है, 7 साल तक की सजा उसमें दी जाएगी। ऐसे ही एक गाइडलाइन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि तहसीन पूना वाला गाइडलाइन किससे एसोसिएटेड है? तो 2018 की गाइडलाइन है, लिख लो ये। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब वायलेंस को स्ट्रांगली कंडेम किया था, बोला था कि नहीं, मॉब वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। यह भी कहा गया था कि स्टेट को अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्य जो है उनके पास क्षेत्र अधिकार है कि वो अपने सिटीजन्स को जो है वो प्रोटेक्ट करें स्टेट्स के। और टारगेटेड वायलेंस को प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी, याद रखिएगा। ये ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो अपने सिटीजन्स को रहे वो प्रोटेक्ट करें। तो ये पुणे वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली चीजों के बारे में बात करी। तो ये दो चीजें लिख ली आपने, भारतीय न्याय संहिता के अंदर अंदर क्या सजा है मॉब वायलेंस की, ये आपको पता होना चाहिए एज अ ब्यूरोक्रेट के तौर पर। और दूसरा, तहसीन पुणे वाला गाइडलाइंस मॉब वायलेंस को रोकने से एसोसिएटेड है, और इसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्षेत्र अधिकार है मॉब वायलेंस को रोकने का। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस क्या थे? सेक्शन 153 ए के तहत हेट स्पीच और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ ऑटोमेटिक एफआईआर होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी फेक न्यूज फैलाएगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। तो याद रखना सेक्शन 153 है, ये बेसिकली स्टेट पीएससी पूछेगी सेक्शन के बारे में, यूपीएससी नहीं पूछेगी। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ध्यान में रखना है कि गाइडलाइंस के बारे में, कि क्या बेसिकली गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्टनेस क्या है। और अगर सेक्शन याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। सुनो आप बहुत ध्यान से। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कह रही है, कोई भी व्यक्ति फेक न्यूज फैलाएगा, जैसे कई बार हम लोग जाने अनजाने में व्हाट्सएप की चीजें फॉरवर्ड कर देते हैं ना इधर उधर, वो नहीं करना चाहिए। अगर अगली बार आप कोई करे ना तो आप उसको ज्ञान देना, बोले बेटा ये चीज जो तुम कर रहे हो ना, तो मैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, सामने वाला बता नहीं पाएगा, बोलेगा हमें तो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था। बेटा किसी ने भेजा तो वो क्राइम कर रहा है, और तुम अगर उस चीज को फॉरवर्ड करोगे तो तुम भी क्राइम का हिस्सा जो है बन जाओगे। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट, जो एक नॉलेज रखता है, जो आप लोग होने वाले आने वाले समय में। तो वो होने के लिए आज से आपको वैसा बनना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी कि कोई गलत करे तो उसको तुरंत रोको। हाँ ठीक है, कानून को अपने हाथ में आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास ऑफिशियल वो पद आया नहीं है। और ज्यादा सिटीजन्स के साथ बहस करने की भी जरूरत नहीं है, सिविलियंस के साथ आपको बहस नहीं करना। यू आर डिफरेंट फ्रॉम सिविलियंस, मैं अक्सर बोलता हूँ, कॉमन मैन से आप लोग अलग हो। तो आप लोग को उनके साथ बहस वहस नहीं करनी है। किसी ने फॉरवर्ड किया, अगर आपका खास है, पहचान का है, तो उसको ज्ञान दे दो। हर किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये चीज लिख कर ले लो, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। और सामने वाला व्यक्ति ने अगर चार बात आपको बोल दी तो आपका पूरा दिन उसकी बातों को ही कोसने में जो है वो चला जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अपनी एनर्जी फालतू लोगों में वेस्ट मत करो, और लाइफ से फालतू लोगों को निकाल फेंको। नेक्स्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को नोडल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाना चाहिए, जो कि इस प्रकार की मॉब लिंचिंग के केसेस को हैंडल करे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तीसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए ताकि मॉब लिंचिंग के केसेस जल्दी सॉल्व हो, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको तुरंत सजा दो और आजीवन कारावास की सजा दो, और ये न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, जिससे कि सबको लगे। कई बार होता है ना कि गाड़ी से इंसान जा रहा है, देख रहा है कि चार लोग मिलकर जो है वो एक को पीट रहे हैं,
उसने भी गाड़ी खड़ी करी और उसने भी हाथ साफ करना शुरू किया कि साला बॉस का गुस्सा इसमें निकालता हूं, रुको। होता है, लोग ऐसा करते हैं अक्सर। मैंने तो खुद अपनी आंखों के सामने चीजें देखी हुई हैं। तो आई नो वेरी वेल कि लोग रुक रुक के मारते हैं कि क्या हुआ, अच्छा ऐसा किया, अबे साले को मारो, बीप 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 गाली बकना शुरू, तेरी ये तेरी वो है। क्यों? लोगों को, कॉमन आदमी को, सिविलियंस को सिर्फ चाहिए अपना गुस्सा निकालना कहीं ना कहीं। बॉस के सामने तो औकात नहीं है गुस्सा निकालने की, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तो बेचारे किसी ना किसी को टारगेट बनाकर गुस्सा निकाला जाता है। तो ऐसी चीजें, ऐसी घटना ना हो, इसलिए एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जाए। नेक्स्ट, स्टेट्स को कंपनसेशन स्कीम बनानी चाहिए जो सीवियरिटी ऑफ इंजरीज, लॉस ऑफ लाइवलीहुड और मेडिकल एक्सपेंसेस को देखते हुए कंपनसेट करे। भाई जो भी विक्टिम है उसको पीटा गया है, तो ऑब्वियसली बात है, इतना पीट दिया, वो काम पे तो जा नहीं पाएगा, तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसके लिए स्टेट जो है वो प्रॉपर स्कीम बनाए। उन ऑफिशियल्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए जो मॉब लिंचिंग इंसिडेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाए। पुलिस पुलिस आ गई और पुलिस जो है वो भीड़ को रोक ही नहीं पाई, तो ये पुलिस ने जो है वो अपना कार्य जो है वो सही तरीके से नहीं किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, स्टेट्स को मॉब लिंचिंग इंसिडेंट पर पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। पार्लियामेंट को एक नेशनल एंटी लिंचिंग लॉ बनाने के लिए सजेशन भी दिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाए। अब सिर्फ सुनो, अब इस चीज को, लिखने वाली चीज अब खत्म हो गई, अब सिर्फ सुनने वाली चीज फिर से शुरू हो गई। देखो यार, एंटी लिंचिंग लॉ की कमी की वजह से प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को लागू भी नहीं किया जा रहा, वीक कम्युनिटीज को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। आप देखना, टारगेट में वही व्यक्ति आएगा जिसके पास ना पैसा है ना पावर है, जो गरीब है। अमीर आदमी कभी टारगेट में नहीं आता। अमीर आदमी गलती से टारगेट में आ गया तो आ गया, वरना वो बच के निकल जाता है। अभी वो देखो वडोदरा का कांड, वो तो पब्लिक ने जो है उसको धून दिया, राइट। कभी कभी लगता है कि ऐसा होना चाहिए लोगों के साथ, है कि पटक के पिटाई करो सालों को सड़क पर। बट फिर ऑब्वियस ही बात है कि मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं एज अ ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी की। तो जब आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे, तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि कानून को मेंशन करना है। भले ही आपके दिल में कितना भी लग रहा हो कि इसको गोली मार दूं मैं साले को, इसने ऐसी हरकत करी, बट आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज कानून सबसे ऊपर है। लॉ इज अबव ऑल, समझे? तो इसीलिए, तो आपका मन, आपका दिमाग, आपकी इच्छा क्या करना चाहती है, दैट डजेंट मैटर। आप आने वाले समय में अधिकारी बनना चाहते हो, तो आपको कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और दिमाग भी उस अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, है ना। भले ही कितना ही मन करे कि आपने जिसको अरेस्ट किया, उसने अगर किसी का रेप किया हो, तो आपको मन कर रहा है कि इसको साले को गाड़ी के अंदर ही, इसके सर पे जो है वो दो गोली डाल दूं, बट आप नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज आपको कानून के दायरे में रहकर चीजों को करना है। आपका काम है उस क्रिमिनल को अरेस्ट करें, अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दें, दैट्स इट। नाउ द कोर्ट विल गोइंग टू डिसाइड कि उसके साथ क्या करना है। आपको कानून को हाथ में नहीं लेना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड सिविलियन। सिविलियन यही गलती करता है, कानून को हाथ में लेता है, फिर खुद फंस फंस जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए। एनीवेज, मैं आपको बता रहा था कि जो वीक लोग जो होते हैं वो फंस कैसे जाते हैं, टारगेट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बचने का। ना पैसा है, ना पावर है। अब आप बोलोगे कि सर, मतलब जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, क्या वो उनका बचना सही है? तो देखो यार, बच तो जाते हैं, बट लिखोगे आप ये चीज नहीं, क्योंकि आपको यही चीज तो बदलनी है आगे चल के। और बच वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे करप्टेड लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, उन्हीं को हमें खत्म करना है, इसलिए तो बच जाते हैं वो। अगर करप्टेड लोग ना हो तो कैसे बचेंगे? मेरा खुद का एक केस था, 1 करोड़ 40 लाख की जमीन का एक केस था। वो करीब 12 साल खिंच गया। क्यों खिंचा? क्योंकि जो सामने वाली पार्टी जो थी, उसके कॉन्टेक्ट थे अच्छे, और दूसरा मेरे पिताजी सीधे साधे। मैंने अपने उस समय के गुंडे ही कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले थे, जिन्होंने सिर्फ 24 घंटे की मांग करी थी कि सर आप 24 घंटे दीजिए हमें, यही दोनों को उल्टा लटका के इतने चीरे मारेंगे उनमें कि वो खुद ब खुद जो है वो आपकी चीजें वापस कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। बट पापा ने बोला, नहीं, इलीगल तरीके से नहीं चलना। तो इलीगल तरीके से नहीं चले, इसीलिए 10 12 साल लग गए। मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी, और बोलता हूं कि लिखना ये चीजें हैं, बट दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन अवर कंट्री, कि सुनी जाती है पावरफुल व्यक्ति की। जब आप भी अपने ऑफिस के अंदर जब बैठेंगे ना,
तो आपके यहाँ वीवीआईपी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की पर्ची आएंगी आपके टेबल पर, उनके आने से पहले ही कि आज ये आने वाले हैं, थोड़ा इनको प्रायोरिटी पे जो है वो दो, या रिकमेंडेशन लेटर आ जाएगा, ये फलाना मंत्री ने रिकमेंड किया है, तो आपको ना चाहते हुए भी उनको एंटरटेन करना ही पड़ेगा। होगा आपके साथ, देखना। आप कितना ही मना कर लो अभी, अरे नहीं सर हम तो एक सिस्टम बनाएंगे कि जो पहले आएगा उसकी पहले सुनेंगे, सब तुम्हारा सिस्टम एक हफ्ते के अंदर धरा का धरा रह जाएगा। ये बात मैं गारंटी देता हूं लिख कर। इतने स्टूडेंट्स को देखा है मैंने अपने, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, फिर सिस्टम में खुद ही घुल गए। तो सवाल ये उठता है कि सिस्टम को सही कैसे करोगे। सिस्टम को सही फेज मैनर में किया जाता है, ना कि एकदम से। और सिस्टम को सही करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर सही लोग का बैठना जरूरी है। तो इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया जो बोलते हैं ना प्रियम्बल में, कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, तो जनता को अवेयर करवाना जरूरी होगा वाया एजुकेशन। ये मेंस का आंसर बता रहा हूं मैं आपको लिखने के लिए, पता है आपको। मेरी बातों को सिर्फ ज्ञान के तौर पर मत लिया करो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मतलब सिर्फ एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, वो मत करना। मेंस में जब लिखोगे तो एक अलग क्वालिटी लगेगी आपके आंसर में। बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। कुछ चीजें दिमाग में रखना चाहो तो ये रख लो, एनसीआरबी ने 2017 के बाद मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम्स का डेटा रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। एनसीआरबी दे नहीं रही है हमें डेटा, ये देखो लिखा हुआ क्लियरली। फेक न्यूज बढ़ती जा रही है ना। आपस में लोगों के बीच में डिवीजन जो है वो होता जा रहा है, ऐसे ऐसे वीडियोस जो है वो प्रमोट जो है वो किए जा रहे हैं, फॉरवर्ड जो है वो किए जा रहे हैं, जो आपस में लोगों के बीच में नफरत जो है वो फैलाए। तो ये कहानी है। तो क्या करें भाई। तो एक प्रॉपर कानून जो है वो होना चाहिए नेशनल लेवल पर, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज लगाओ, लोगों के बीच में बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करो। पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाए, पुलिस में सुधार इंट्रोड्यूस किए जाए अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश की जाए, लीगल प्रोसेस को जल्दी करने के लिए। लिंचिंग से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करो पब्लिक के बीच में, कि भाई जो भी अगर आपके पास कोई कंटेंट आ रहा है तो पहले देखो उसका सोर्स क्या है। और आपको भी कोई कंटेंट फॉरवर्ड करता है तो फर्स्ट आस्क देम कि व्हाट इज द सोर्स। तो सामने वाला बोलेगा अरे हमें तो व्हाट्सएप ने किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया किसी ने, तो डोंट डू नॉट रिप्लाई दीज पीपल। एंड ऐसे लोगों से कांटेक्ट से भी दूर रहो यार तुम लोग। एक हाई टेम्परामेंट वाले लोग हो, आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर, एमपीज, एमएलएज इनके साथ बैठने वाले हो, हाई सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठोगे, तो ये फालतू लोगों के साथ बैठना, बातचीत करना तुम लोग को शोभा नहीं देता। हटाओ उन लोग को अपनी जिंदगी से। अब परिवार वाले लोगों को छोड़कर, क्योंकि परिवार वालों को थोड़ा सा अपन एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि ठीक है यार जैसा भी है टेढ़ा है पर मेरा तो है, उनको भी बताओ परिवार वालों को ये चीज गलत है। बट बाकी फालतू लोगों को बताओ मत। आपने कोई ठेका नहीं लगा सबको सुधारने का। आपके आसपास जो लोग हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं अभी उनको सुधारो, फिर बाद में जब ऑफिशियल बनोगे तो आपके ऑफिस में जो आएगा उसको सुधारना। ठीक है। बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। प्रॉपर रेगुलेशन करें हम मीडिया का, ये सब चीजें। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था ये। प्रीलिम्स में मॉब लिंचिंग से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीगल प्रोविजंस पूछे जा सकते हैं, मेंस में इसके बारे में लिखने को जो है वो पूछा जा सकता है कि सोसाइटी में जो है उसके पीछे क्या कारण है, कैसे इस समस्या को ठीक करें, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, बट काफी समय पहले आया था मेरे ख्याल से 2 एक महीने हो गए, 1.5 एक महीने हो गए इस टॉपिक को आए हुए। कि मणिपुर का टॉपिक आया था ना, कि मणिपुर में स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब कंटिन्यूअसली होती जा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है वहां पर। तो मणिपुर में गाइस प्रेसिडेंट रूल इसलिए लागू किया गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और स्टेट गवर्नमेंट गिर गई थी। ये डिसीजन 20 महीने से ज्यादा हो गया है कि चल रहा है, कि वहां पर एथनिक वायलेंस हो रहा है, पॉलिटिकल सहमति की कमी नहीं है। इस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के लिए शासन संभालना मुश्किल हो गया था, और प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 356 के तहत स्टेट के सभी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, और अब लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास है। तो ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में आप आज जो है वो पढ़ेंगे। मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया है, तो आप जो है वो आज आर्टिकल 356 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, या इमरजेंसी इमरजेंसी को आप ध्यान से पढ़ो आज। इमरजेंसी पावर जो है वो कौन सी उसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में रिवाइज कर लो, पढ़ लो।
अगर पढ़ लिया है रिवाइज कर रहे हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पॉलिटी के इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना, लिख लो साइड में। और अभी जो बता रहा हूं वो सिर्फ सुन लो। आर्टिकल 356, ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, यानी कि अपनी संवैधानिक जो ड्यूटीज हैं उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है कोई भी राज्य सरकार, तो प्रेसिडेंट उस राज्य को कंट्रोल कर सकते हैं। इस रूल को लागू करने के लिए राज्यपाल के रिकमेंडेशन या प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये लिखा तो है कि प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है, बट यू नो अबाउट इट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं की बात सुनता है जो प्राइम मिनिस्टर उनको बताते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कस करने के बाद। बट अब तो प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म या पावर हम लोग को ज्यादा देखने को मिल रही है कंपैरेटिवली प्रेसिडेंशियल पावर। ये भी कई बार मेंस में आ सकता है कि क्या हमें हमारी कंट्री के जो सिस्टम है उसमें, अपार्ट फ्रॉम थ्योरी, क्या हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम जो है उसको हमने छोड़ दिया, उसमें ट्रांजिट कर दिया है। अगर हम रियल उसमें देखें, रियल वर्ल्ड में देखें, जो रियल प्रैक्टिस बोलेंगे उसको, कि रियल प्रैक्टिस में देखें तो क्या ये प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? कम ऑन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या लिखोगे इसके बारे में? ज्यादा हो सकता है कि आप लोग लिख दो कि हाँ प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि आप ऐसा नहीं लिखें, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी चीज स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है वो हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको आप ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म जो है वो होता तो जुडिशरी जो है वो उनको काउंटर करने के लिए हर बार जो है वो अपना एक्टिविज्म फॉलो नहीं करती। जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा है ना आपने, बट वो भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे आप, बट हाँ वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में क्वेश्चन को एंड करते हुए जरूर जो है वो ये चीज मेंशन करेंगे कि कुछ चीजें, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी ऐसी हैं जो नजर आ रही हैं दैट उसमें रिफॉर्म्स की जो है वो आवश्यकता है। तो रिफॉर्म्स जो है वो आप लिख सकते हो कि क्या करें हम लोग, कि जिससे कि ये प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म की तरफ जो है वो सिस्टम रियल प्रैक्टिस में ना जाए। तो मेन चीज जो है वो यही है कि पार्टी, इसको इसमें पार्टी जो सिस्टम है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर फिगर पर ज्यादा टारगेट कर रहा है। जैसे मोदी मोदी मोदी, पहले के बच्चों को प्राइम मिनिस्टर के बारे में आइडिया ही नहीं था कि कौन प्राइम मिनिस्टर है पहले। अभी आइडिया होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो यहां पर पार्टी को जो है वो फोकस करना है कि उनके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो सबको हाईलाइट करें, सबको जो है वो मौका दिया जाए, है ना? एक ही चीज को हाईलाइट जो है वो ना की जाए बार बार। बट ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज होगी नहीं, क्योंकि सबको अपना फेम चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 356 क्या है, और आर्टिकल 355 और 365 के बारे में हम चर्चा करें। तो आर्टिकल 355 यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करने की अथॉरिटी देता है कि हर स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फॉलो करें। आर्टिकल 365 के तहत अगर कोई स्टेट सेंटर के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता तो प्रेसिडेंट को एक्शन लेने का हक मिलता है। फिर ऐसे ही ये केसेस के नाम लिख लो: एसआर बोमई केस, रामेश्वर प्रसाद केस, और सर्बानंद सोरावल केस, एस केस, या सोरावल केस के नाम से भी इसको जानते हैं। ईयर भी याद रख लेना, कभी कभी ईयर पूछ सकते हैं लोग स्टेट पीएससी में। यूपीएससी आपको एसआर बोमई के बारे में पूछेगा। एसआर बोमई केस 1994, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टैब्लिश किया था कि आर्टिकल 356 के अंडर लगाए गए प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू के अंडर रखा जा सकता है। अगर स्टेट की असेंबली को डिसॉल्व करना है तो फ्लोर टेस्ट पर होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली नो कॉन्फिडेंस। फिर रामेश्वर प्रसाद केस, तो एसआर बोमई में क्या हुआ? जुडिशियल रिव्यू, है ना? एसआर बोमई केस में, इस केस में यह कहा गया कि जब तक मेजोरिटी प्रूव ना हो तब तक स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, सोनावल केस, सोनोवाल केस, इसमें आर्टिकल 355 के स्कोप को और बढ़ा दिया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के शासन को बरकरार करने के लिए और फ्लेक्सिबल जो है वो बनाया गया, कि
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड कराकर कंटिन्यू जो है वो करवा सकती है। और अगर फिर वो फॉलो नहीं करेंगे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों को, तब फिर प्रेसिडेंट पूरी कमान जो है वो अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये कहानी थी गाइस। ठीक है। तो मणिपुर का मुद्दा पता है ना आपको? मणिपुर के अंदर एथनिक वायलेंस हम लोग को देखने को मिला था, आपस में कम्युनिटी की लड़ाई, मेतेई कम्युनिटी, आपको याद होगा, है ना? याद आ रहा है कि नहीं यार? अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो मई 2023 से ही जो है ये मुद्दा चल रहा है, अभी तक तो याद हो जाने चाहिए आपको कम्युनिटीज वगैरह के नाम। तो अब इन कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई होना जो है वो शुरू हो गई। और जब लड़ाई होना जो है वो शुरू हुई, तो उस समय हमें देखने को मिला कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया। स्टेट गवर्नमेंट मुद्दे को जो है वो संभाल नहीं पाई। चीफ मिनिस्टर ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया, और पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से नए चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया, और इसलिए सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो प्रेसिडेंट ने अपना रूल जो है वो इम्पोज कर दिया। एज सिंपल एज दैट। और क्या है? इस दंगे में 60,000 से ज्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं। जो मणिपुर के अंदर जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट वहां पर नहीं है। अब सेंटर जो है वो इंश्योर करेगी कि वहां पर स्थिति जो है वो ठीक हो। प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू स्टेट के ऊपर शासन करेंगे। स्टेट की लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया गया है, और अब पार्लियामेंट पूरे डिसाइड करेगी कि मणिपुर में क्या होना है क्या नहीं होना। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो कितने महीने के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स पर इसके बारे में लिखकर बताओ। हालांकि इसमें पूरी चीज लिखी हुई है, और ये चीज आपको जो है पढ़नी है। अब सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, ये दो कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारिया कमीशन 1987 आर्टिकल 356 जो है वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज किया जाना चाहिए, ये उनका रिकमेंडेशन था। ये लिखना मत, क्योंकि आपके पॉलिटी में लिखा हुआ है। 2010 का पुंछी कमीशन, इन्होंने बोला कि भाई आप पूरी स्टेट पर इमरजेंसी मत लगाओ, जिन एरियाज पर डिस्टर्बेंस चल रहा है सिर्फ उन एरियाज पर लगाओ। ठीक है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने सन 2000 में लाया, बनाया गया था ये। इसने रिकमेंड किया कि भाई आप आर्टिकल 356 का मिसयूज ना हो, उस पर इनके रिकमेंडेशन थे। इंटर स्टेट काउंसिल का भी सजेशन था कि गवर्नर की रिपोर्ट जो है वो डिटेल्ड हो और ट्रांसपेरेंट हो। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। बस दैट्स इट। तो गाइज ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। तो ये स्कीम के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, बताओ हाँ या ना? डू यू नो अबाउट दिस स्कीम? इरिगेशन, इरिगेशन प्रोवाइड कराने की स्कीम थी ना, फसल, सॉरी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की स्कीम थी। मैं कृषि सिंचाई योजना सोचने लगा था। इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की स्कीम थी, है ना, कि किसानों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आइए डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को। तो जिन लोगों ने इस स्कीम के बारे में नहीं लिखा है, वो नोट्स में इस स्कीम के बारे में लिख लें। इसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी 9th एनिवर्सरी हम लोग को 2025 के अंदर जो है वो देखने को मिली थी। किसानों को जो है वो क्रॉप लॉस से बचा। अब देखो यार, नॉर्मल सी बात है, हम इंश्योरेंस कब कराते हैं? हमारी गाड़ी ठुक जाती है, अगर हमने इंश्योरेंस करा के रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को बनवा के देती है, पैसा देती है उसका, है ना? तो किसानों का ये फसलों का इंश्योरेंस हुआ है। अगर किसी कारणवश फसल जो है वो खराब हो जाती है तो उनको उसका पैसा मिलता है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। इवन यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि ये रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, ये भी 2025-26 तक चलेगी। तो ये फसल बीमा योजना जो है दुनिया की लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। लिख लो ना, लिख लेना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जिन्होंने लिखा नहीं है बस वो ये पॉइंट्स को लिख लेना। 2016 में जो है वो लॉन्च की गई थी। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फार्मर्स को प्रोवाइड कराती है इनकेस अगर किसी प्रकार से क्रॉप फेलियर होता है। किसान की इनकम को स्टेबलाइज करना, इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए बताती है, फाइनेंशियल रिस्क को कम करने पर फोकस करती है। सभी किसान इसके अंदर जो है वो कवर्ड है, हर प्रकार के, इवन टेनेंट फार्मर्स भी, जो जिनकी खुद की जमीन नहीं होती है। ठीक है। इसके अंदर कौन से रिस्क कवर्ड है, तो बस सिर्फ बुलेट पॉइंट में लिख दो। नेचुरल कलामिटीज कवर्ड है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, साइक्लोन आ गया, कीड़े लग गए, है ना? कई बार हम लोग को देखने को मिलता है, देखो, 14 दिन, हार्वेस्टिंग के 14 दिन बाद तक का भी कवरेज कवर्ड है। कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ना, कि
कटाई हो गई, कटाई होने के बाद फसल खराब हो गई, तो कटाई होने के 14 दिन तक प्रोटेक्शन रखता है ये फसलों का। ठीक है, कई बार जो है वो किसान जो है वो बो नहीं पाए फसल को एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से, तो भी वो चीज कवर्ड है। प्रीमियम भी बहुत अफोर्डेबल, प्रीमियम याद रखना, 2% खारिफ के लिए, 1.5% राबी के लिए, 5% कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर के लिए, ये प्रीमियम पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट फिर रिमेनिंग प्रीमियम सब्सिडाइज कर देती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पूरी की पूरी प्रीमियम जो है वो सरकार ही ले रही है, यानी कि उसका बोझ सरकार के ऊपर ही है। फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैटेलाइट की इमेज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि रियल टाइम बेसिस पर एनालिसिस हो सके। क्रॉप कटिंग के लिए एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, ये पूरी चीज ध्यान में रखना। यस टेक यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, खारिफ 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मैनुअल और टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टीमेट तैयार करती है, यानी कि कितना प्रोडक्शन होगा उसका एक आइडिया बताती है। इवन ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनसेशन किसान को जो है वो जल्दी मिल सके, जिससे कि वो कहीं और से उधारी ना ले और उधारी के बोझ में ना फंस जाए। बट पता है, ये हो नहीं रहा है, ये बड़ा चैलेंज है, कंपनसेशन टाइम पे नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था, RWBCIS, जिसको कंटिन्यू अभी किया गया है। तो ये फार्मर्स को कंपनसेट करती है वेदर पैरामीटर्स के आधार पर, जैसे बारिश हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया जो भी, तो उस आधार पर किसानों को कंपनसेशन होता है। देखो मैंने आपको बताया ना, क्लेम टाइम पर नहीं मिल रहा कई बार। मेजर पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से आ रहा है, बट दूसरी स्टेट्स में पार्टिसिपेशन नहीं है इस स्कीम का। ठीक है, कई बार सब्सिडी पे करने में डिले हो जाता है, जिसके कारण से कंपनी जो है वो मना कर देती है क्लेम देने में। तो ये सब इशू भी होता है। पोस्ट हार्वेस्ट कवरेज का भी कई बार इशू हम लोग को देखने को मिलता है। 14 दिन का पीरियड जो है वो काफी कम भी बताया जाता है, प्रॉपर डेटा जो है वो नहीं है। तो बस जो प्रॉब्लम होती है वही इसके सोल्यूशन होते हैं, जो अक्सर मैंने आपको जो है वो बताया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये लिख लेना, 8वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ओमान में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्कट ओमान में। इसकी थीम लिख लेना, वोएज टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लिखने की जरूरत नहीं है। और टेंशन जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चल रहा है उसके बारे में बात की गई है। तो ऑब्वियस ही बात है कि चाइना को के बारे में इनडायरेक्टली हमने बात करी। ये लिख लेना, इंडियन ये ओशियन कॉन्फ्रेंस जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये हर साल समिट होती है, 2016 से इसको लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का एक थिंक टैंक है जो कि सिंगापुर में बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर डिस्कशन होते हैं इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सागर, मैंने आपको बताया ना कल के लेक्चर में, सागर विजन के बारे में पढ़ने के लिए, तो उसके आधार पर पूरी चीज है। तो इसके यहाँ पर जो है वो डिस्कशन होता है कि इंडियन ओशियन रीजन को कैसे सिक्योर रखा जाए, बेटर बनाया जाए, राइट, एक्सेसिबल बनाया जाए सभी के लिए। तो इन सब चीजों पर डिस्कशन होता है, इंडियन ओशियन रीजन में क्या क्या चैलेंजेस चल रहा है उस पर बातचीत होती है। और इंडियन ओशियन रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 80% पूरे दुनिया भर का ऑयल ट्रेड समुद्री रूट के थ्रू यहीं से होकर गुजरता है। 80% इंडिया का ऑयल इंपोर्ट यहीं से आता है, मेजर कंट्रीज को ये कनेक्ट करता है। इंडियन ओशियन के काफी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है, ये लिख लेना, स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, बाबल मंडे स्ट्रेट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये सब स्ट्रेट कहाँ पर है, इनकी लोकेशन जो है वो ध्यान में रखेंगे आप लोग। मोजाम्बिक चैनल वेरी इंपॉर्टेंट, आज ही देखो इसकी लोकेशन और लिख लेना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। आज की डेट में इलीगल फिशिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है, काफी सारी कंट्रीज जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मॉनिटर करने में स्ट्रगल जो है वो कर रही हैं, है ना। पायरेसी, समुद्री लुटेरों का भी आज की डेट में इशूज है, टेररिज्म का इशू है, इलीगल ट्रैफिकिंग का इशू है। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में यहाँ पर बहुत सारे रिजर्व्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज। ठीक है, इंडिया का रोल और रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, तो हम लोग जो है वो एक्टिवली एंगेज हो रहे हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो इंडियन ओशन रीजन पर है, उनसे बातचीत करके इस क्षेत्र को और सिक्योर और एक्सेसिबल बनाने पर टारगेट जो है वो किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। बस यही चीज है पूरी ओवरऑल इस टॉपिक के अंदर, ज्यादा लिखने वाली चीज इसके अंदर नहीं थी। नेक्स्ट जो ये टॉपिक है, ये अरेबियन लियोपॉर्ड से रिलेटेड टॉपिक है। इसका साइंटिफिक नेम स्टेट पीएससी पूछ लेती है, तो साइंटिफिक नेम थोड़ा सा ध्यान में रखना, पैंथेरा पॉडस निमिर। तो ये अरेबियन लियोपॉर्ड जो है वो स्मॉलेस्ट लियोपॉर्ड सब स्पीशीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। इनमें जो नर जो होते हैं वो 30 से 40 किलो के होते हैं, और
फीमेल जो होती है वो 25 से 35 किलो तक की होती हैं। अरेबियन लियोपॉर्ड जो है वो अरेबियन पेनिनसुला में पाया जाता है, वहां का नेटिव है। और सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन और यूएई जैसे क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है। अरेबियन नाम से जब मेरा ना, अरेबियन अरेबियन रीजन में पाया जाने वाला लियोपॉर्ड, तेंदुआ। ये याद रखना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी लिख लो आप, हाई एंट्रोफी एलॉय, HEA कैटलिस्ट। आपको ये समझना जरूरी है कि ये बनता कैसे है। हाई एंट्रोफी एलॉय, इसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है इक्वल या नियर इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि 5 अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। और ये एक यूनिक मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है। अभी एक नया कैटलिस्ट तैयार हुआ है, ये प्लैटिनम को आयरन के साथ रिप्लेस जो है वो नहीं कर रहा, इंस्टेड इसके अंदर प्लैटिनम, पैलिडियम, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज है, जो कि प्लैटिनम की डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस कर रहा है 7 गुना ज्यादा। इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है। मतलब ये बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में और वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग जो है वो हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। ये इवन रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसका उपयोग जो है वो आप कर सकते हो। तो बस ये एक एलिमेंट के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक भी है। ट्राई करिएगा इसका क्वेश्चन जो है वो देने की। इसका डिटेल में जो है वो अभी दिया नहीं है इन लोगों ने, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसके बारे में अलग से आपको जो है वो पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी नहीं है। बट मेरे पास इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पेंडोरा बॉक्स है, राइट। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और कल गाइस जैसे कि संडे है, आप लोग को पता होता है कि संडे वाला दिन आपके लिए रिवीजन का होता है, बट हमारे कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, 13 मार्च के हैं और 21 मार्च के हैं, तो उसको हम लोग जितने मैक्सिमम हो सके कल के दिन जो है वो कवर अप करेंगे। अच्छा, आज 22 तारीख हो गई ना, नेक्स्ट संडे इसी महीने के अंदर पड़ेगा अपना, या क्या है, एक मिनट रुकना है, कैलेंडर खोले भैया। कैलेंडर में हमें, हाँ यार, 30 तारीख को जो है वो नेक्स्ट संडे है। तो ठीक है, अगर कुछ टॉपिक छूट भी जाएंगे तो 30 तारीख को हम कवर अप कर लेंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि उसी महीने में उसी के महीने के पूरे पेंडिंग टॉपिक्स निपटा डालो। चलो गाइस, बस आज के लिए इतना ही था। और ये हमारे ज्ञान सर है, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। और मेरा नाम है कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कल के दिन। कल की एक्स्ट्रा क्लास है, कल के दिन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।